तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। गिरिजा ओक से इसरार किया कि इस दफा बैठकी में विस्तार से बात हो तमाम मुद्दों पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। डांसिंग विद शाहरुख खान, 6 गर्ल्स, शाहरुख, जेल। हम सब एक लाइन में खड़े होके जो हम नाच रहे हैं और एक पॉइंट आता है गाने में जहाँ पे हर बार उस हुक स्टेप पे उसने अपनी शाहरुख वाली बाहें फैलाई है। शूट किया था तब मुझे लगा था ये कितना आइकॉनिक है ना कि शाहरुख खान के सामने हम सब बाहें फैलाए खड़े और वो हमको देख रहा है, शर्मा रहा है। पार्टी का बताइए, हम लोग तो जा नहीं पाते, आप गई हो तो आप बता दो कैसा होता है। मेरे लिए भी बहुत सरियल सा था कि हम मन्नत जा रहे हैं पार्टी में, तो मुझे कहते हुए भी ऐसा लग रहा था कि मन्नत जा रहे हैं पार्टी में, मेरे मुंह से निकलते हुए भी बहुत। आमिर खान के साथ काम करने का क्या तजुर्बा रहा? मुझे याद है हम सीक्वेंस कर रहे थे जिसमें हम कुछ खुदाई सा कर रहे हैं और बीज बो रहे हैं। वो करते करते उनके हाथ में जो है लोहे का जो कोना होता है सिकल का, वो घुस गया अंदर, तो वो काफ़ी खून आने लगा। इन रियल and he had just been hurt. He was also directing, he had lines, he was looking at camera angles, वो जाके मॉनिटर पे दौड़ के शॉट्स भी देख रहे थे and I was amazed. परेश रावल जी का ध्यान हुआ आया। मेरी माँ आई थी टेक्निकल रिहर्सल के दिन, तो वो पहली बार परेश रावल से मिलने आई थी। मिलने मतलब देखने आई थी। और वो देखने की उनकी बेटी परेश रावल से बहस करने में मैं झगड़ रही थी, बहस नहीं, मतलब झगड़ा हो रहा था कि तुमने छने समझा तो ना थी पापा, ये लेवल का झगड़ा हो रहा था। तो मेरी माँ चौंक गई थी। मैं जब नीचे आई तो उसने मेरा हाथ पकड़ा जोर से, उसने कहा परेश रावल जी भांटेस। सेवलॉन के एड में आप आती थी बहुत पहले, वो भाई बहन झगड़ रहे हैं, चोट लगती है। ये क्या कन्विक्शन लगता है, आप एक पैकेट पकड़ो और उसको बोलो सदा इस्तेमाल करें। कौन कहता है कि लीजिए आविष्कारी उत्पादन, कौन कहता है आविष्कारी उत्पादन? कोई नहीं कहता। पर आपको ये सारे वर्ड्स यूज करने होते हैं कि नहीं बेटा ये मत खाओ, इससे कैविटीज हो जाएगी, मसूड़ों में दर्द होगा। मसूड़े कौन बोलता है लाइफ में? गौहर जान की क्या कहानी है और ये कितना मुश्किल है कि आप उसमें 4-5 भाषाओं में गाना गाती हैं एक्टिंग करने के अलावा? हिंदी के अलावा मैं अंग्रेजी, बंगाली और कन्नड़ा में एक गाना गाती हूँ। आप हमें इन 4 भाषाओं में गाना सुनाने वाली हैं? नहीं। बोलो सखी कोथाय जाबो, कोथाय गेले पाखी पाबो, बोलो सखी कोथाय जाबो। My name is Gohar Jan. This is a Bengali song. You like the song? कमाल है। इस बार की बैठकी बहुत ही हर फन मौला रंग की होने वाली है, क्योंकि स्टेज पर जब रोशनी नुमायां होती है तो हमें एक गायिका नज़र आती है। फिर पता चलता है कि ये गायिका नायिका भी है। नाटक का नाम गौहर जान है। गौहर जान हिंदुस्तान की पहली कलाकार हैं जिनकी आवाज़ को रिकॉर्ड किया गया। गौहर जान के नाम पर ललित दुबे का बहुत मशहूर प्ले है और इस प्ले में गौहर जान का रोल जो निभा रही हैं गिरिजा ओक गोडबोले, उनका प्रोफाइल बेहद दिलचस्प है। भला कौन एक सांस में कह सकता है कि शाहरुख खान और विवेक अग्निहोत्री में क्या कॉमन है? कॉमन ये है कि शाहरुख खान की फिल्म जवान और विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द वैक्सीन वॉर, इन दोनों में ही एक ही एक्ट्रेस ने काम किया है, नाम गिरिजा। गिरिजा नाटक करती हैं, मराठी के, हिंदी के, अंग्रेज़ी के और परेश रावल के साथ एक गुजराती नाटक भी किया है। सिनेमा का उनका डेब्यू हुआ आमिर खान के साथ तारे ज़मी पर। इसके अलावा वो कई वेब सीरीज़ मसलन लेडीज स्पेशल कर चुकी हैं, फिल्में कर रही हैं। जल्द ही मेंटल हेल्थ पर उनकी एक बहुत कमाल की वेब सीरीज़ थेरेपी शेरपी के नाम से आ रही है गुलशन देवैया के साथ। आज की बैठकी में बात होगी मराठी साहित्य पर, थिएटर पर, संगीत पर, सिनेमा पर, हिंदी साहित्य पर, हिंदी थिएटर पर, संगीत पर, सिनेमा पर और इन दोनों के बीच की आवाजाही में कुछ प्रसंग जो हाशिए पर रह जाते हैं, मसलन इश्तिहारों की दुनिया। गिरिजा बाल कलाकार के तौर पर इंडस्ट्री में काम कर चुकी हैं। सेवलॉन गर्ल के तौर पर सबसे पहले मशहूर हुई जब वो स्कूल में थी और तब से लेकर अब तक वो कई चर्चित एड्स में नज़र आ रही हैं। अगर आप क्रिकेट वर्ल्ड कप देख रहे हैं तो उन्हें ओवर्स के बीच के अंतराल में आप अपनी स्क्रीन पर मुस्कुराते हुए पाएंगे। तो हमने गिरिजा ओक से इसरार किया कि इस दफ़ा बैठकी में विस्तार से बात हो तमाम मुद्दों पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। मैं इतना ही फॉर्मल हो सकता हूँ इस इंटरव्यू में क्योंकि गिरिजा जी को मैं महानगर के जुगनू के दिनों से जानता हूँ और जो लल्लन टॉप के सुधी दर्शक हैं वो भी जानते हैं। हमने गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में उस पूरी टीम को इनवाइट किया था और उसमें
जो सुरीली कन्या थी वो यही महोदया हैं। तो मुद्दे पर आते हैं सीधे। जी। गौहर जान की क्या कहानी है और ये कितना मुश्किल है कि आप उसमें 4-5 भाषाओं में गाना गाती हैं एक्टिंग करने के अलावा, वो बताइए। ये नाटक मेरे पास बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से आया जी। मैं इसका हिस्सा नहीं थी पहले और किसी कारणवश इसका हिस्सा बनने वाली एक्ट्रेस को बैकआउट करना पड़ा और कुछ ही दिनों में मैंने इस नाटक को प्रिपेयर किया। नाटक करना मुझे इसीलिए भी अच्छा लगता है कि 1-1.5-2 महीने, कभी कभी उससे ज़्यादा प्रिपरेशन का समय मिलता है। उसकी एक प्रोसेस होती है, आप अपने आप को एक तरीके से एक रोल में धीरे धीरे ढलता हुआ पाते हैं और वो प्रोसेस बहुत ही ऑर्गेनिक सी होती है। इसीलिए भी नाटक करना मुझे अच्छा लगता है क्योंकि you land up finding that character slowly, progressively, which I did not do over here. इसमें मैं बस आ गई और मुझे कुछ ही दिनों में इसको प्रिपेयर करना था। तो ये प्रोसेस मेरे लिए बहुत ही अलग और बहुत ही अमेजिंग सा रहा है। हिंदी के अलावा मैं अंग्रेज़ी, बंगाली और कन्नड़ा में एक गाना गाती हूँ इस नाटक में। मैं आप हमें इन 4 भाषाओं में गाना सुनाने वाली हैं? नहीं। और मराठी आपकी मातृभाषा? जी। ये विक्रम संपत की किताब पर आधारित है मेरे ख्याल से। विक्रम संपत की किताब माय नेम इज़ गौहर जान पर आधारित है। महेश दत्तानी ने इसे लिखा है। ये अंग्रेज़ी में है, इसके गाने अलग अलग लैंग्वेजेस में, लेकिन नाटक अंग्रेज़ी में है। ये गौहर जान की लाइफ के कुछ हिस्सों को हाईलाइट करता हुआ एक कोलाज सा नाटक है। इसमें हम टाइम जंप करते रहते हैं, कभी हम प्रेजेंट में गौहर जान को देखते हैं, नाटक के प्रेजेंट में जो आपने प्ले किया है। जी। कभी हम यंग गौहर को देखते हैं जो भी मैंने प्ले किया है, और फिर हम एक सॉर्ट ऑफ नैरेटिव चलता रहता है और हम गौहर की लाइफ के अलग अलग हिस्सों को देखते हैं स्टेज पर। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रोसेस है क्योंकि इन 6-7 दिनों की रिहर्सल में मैंने ऑलरेडी 3-4 शोज़ कर लिए हैं और अब जैसे मैं शोज़ करती चली जा रही हूँ वैसे वैसे मैं गौहर को थोड़ा और समझती चली जा रही हूँ। और मेरे लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग सा प्रोसेस होने वाला है क्योंकि मेरे आसपास के बाकी सारे कलाकार इसके कई शोज़ कर चुके हैं सिवाय मेरे। ये बहुत कमाल की किताब भी है और नाटक भी बड़ा दिलचस्प है। कई हमें भी अप्रीहेंशन थे, यार अंग्रेज़ी का नाटक कैसा ही होता होगा, पर समझ में भी आता है खूब। तो आप देख सकते हैं और भी बहुत कमाल के इसमें एक्टर्स हैं। आप एक गौहर जान का कोई गाना सुना दें, इसलिए ताकि जो दर्शक वृंद हैं वो फिर गौहर जान के म्यूज़िक को जाके इंटरनेट पर खूब एक्सप्लोर करें। एंड स्पेशली जिसमें वो आखिरी में कहती है माई नेम इज़ गौहर जान, आई होप यू लाइक दिस सॉन्ग। इसका नाटक में बहुत सुंदर प्रसंग भी है कि शी वॉज अ वेरी वेरी पावरफुल कैरेक्टर। बिल्कुल अंग्रेज़ों से भिड़ जाना, अपनी शर्तों पर ये सुनिश्चित करना कि उनके साथ जो वाद्य यंत्र बजाते हैं वो बैठ के बजाएंगे, वो खुद भी बैठ कर गाएंगी। पहले गायक दरबारों में खड़े होकर गाते थे और वो शुरुआती जिच कि अरे आवाज़ रिकॉर्ड भी होगी और ख़राब हो गई आवाज़ तो क्या रिकॉर्डिंग में उतनी अच्छी नहीं आएगी। इट्स अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप। एडिंग टू व्हाट यू जस्ट सेड, गौहर जान के छोटे छोटे प्रसंगों में एक बचपन का प्रसंग है 16-17 साल की उम्र का, जब वो जिनसे प्यार करती है उस वक्त वो उनसे कहता है कि आपके पास एक खुद का टांगा होना चाहिए। तो वो कहती है हाँ मुझे एक कैरेज या टांगा चाहिए जिसमें 6 सफ़ेद घोड़े हों और मुझे ऊंचा टांगा चाहिए ताकि मुझे ऐसा लगे कि मैं दुनिया से ऊपर हूँ। ये बात गौहर जान ने सच कर दिखाई थी। उनके पास एक 6 और 7 घोड़ों का सफ़ेद घोड़ों का टांगा हुआ करता था और उस ज़माने में सिर्फ वाइसरॉय लेवल के ऑफिशियल्स को या राजाओं को जो रॉयल एम्बलम वाले टांगे हैं सिर्फ उन्हीं को ये परमिशन थी कि वो 6 घोड़ों का टांगा लेकर शहर में घूम सके। और अगर आपके पास 6 घोड़ों का टांगा है और आप राजा महाराजा नहीं हैं और आप वाइसरॉय भी नहीं हैं तो फिर आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा। तो गौहर जान अपनी बिल्लियों को घुमाने के लिए रोज़ फ़ाइन भर के पूरे शहर में टांगा घुमाती थी। तो ये प्रसंग नाटक में भी है और कुछ ऐसी थी वो, इस तरह की दबंग थी वो। और मैंने कहीं पढ़ा है कि 1902-1905 इस दौरान वो एक कॉन्सर्ट के 20,000 रुपए लेती थी और उन्हें मिल भी जाते थे। वाव। तो उन्होंने कुछ अलग ही तरह
की शोहरत देखी है और फिर सब गवा भी दिया। मुफलिसी देखिए। सबसे मशहूर उनका कौन सा गाना माना तो जाता उनका है? उनकी ठुमरी है आन बान जिया में लागी, जो बहुत लोगों ने गाई है, जो बहुत मशहूर है। तो आप आन बान जिया में लागी सर्च करेंगे, आपको हर किसी ने गाई हुई ठुमरी मिल ही जाएगी। मुझे कौशिकी जी का रेंडिशन बहुत अच्छा लगता है इसी ठुमरी का, जो बहुत ही सुंदर है। कौशिकी चक्रवर्ती जी, कौशिकी चक्रवर्ती जी का। तो ये है, उनके बहुत सारे गाने हैं जो उन्होंने, तो उस ज़माने में जो है ये सारे उस्ताद बड़े बड़े रागदारी को घंटों तक पेश करते थे, जैसा अभी भी होता है। राग विस्तार आराम से बैठकर सुनने वाली चीज़ होती है। उसे जब मेलोडी में लिया जाता है या उस पर आधारित गाना बनाया जाता है, तो उसे बना दिया जाता है 2-2.5 मिनट में, जो राग बेस्ड गाना या सेमी क्लासिकल गाना हो। लेकिन अगर राग सुनना है तो उसके लिए कम से कम 1 घंटे का समय तो होना ही चाहिए। तो कई सारे उस्तादों ने वैक्स रिकॉर्ड पे अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करने से मना कर दिया, क्योंकि वैक्स रिकॉर्ड की सबसे बड़ी लिमिटेशन ये थी कि वो 2.5 मिनट के ऊपर रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे, उतनी ही रिकॉर्डिंग होगी। तो गौहर जान वो पहली सिंगर थी जिन्होंने ख्याल को छोटा करके उसमें तान आलाप, उसका सारा स्वरूप आपको ठीक से समझ में आ जाए, आपको पता चले कि ये राग है, उसकी खूबसूरती ये है, उसका ये स्थान है, विश्राम स्थान है। ये सब के साथ उन्होंने 2.5 मिनट की कॉम्पोजिशंस बनाई जो वैक्स रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड हुई। तो मैं एक छोटी सी झलक पेश करूँगी। एक गाना है मोरा नाहक लाए गवनवा, जो भैरवी राग में है। मोरा नाहक लाए गवनवा, मोरा नाहक लाए गवनवा, जब से गई मोरी सुध हुनरी, जब से गई मोरी सुध हुनरी, भी तो जाए जो बनवा रे मोरा नाहक लाए गवनवा। क्या बात है, थैंक यू। बहुत सुंदर। एक हम लोगों ने छुटपन में जब HMV का लोगो पहली मर्तबा देखा था, तो उसमें है कि एक कुत्ता है जो भोंपू के भीतर देख रहा है। जब मैंने आपका नाटक देखा तो उसमें आप एक भोंपू के आगे बैठ के रिकॉर्ड कर रही हैं, और उसमें जो बिल्कुल आखिरी 3 पंक्तियां हैं वो गौहर जान के कैरेक्टर को दिखाती हैं जी। वो गाना अगर आप बता दें। तो एक बंगाली गाना है जिसको हमने, गौहर जान की हर रिकॉर्डिंग के बाद उनकी एक बहुत ही सिग्नेचर आवाज़ में आप YouTube पे इसको सुन सकते हैं। तो गाना ख़त्म होता है और वो कहती है माय नेम इज़ गौहर जान, वो ऐसी आवाज़ में ये कहती है, इसीलिए उस किताब का नाम भी माय नेम इज़ गौहर जान है जी। तो इस वाले में और कुछ और भी कह देती है वो, जैसे अब ये गाना है, फाँकी दिए प्राणेर पाखी उड़ी गेलो एलो ना आमार, फाँकी दिए प्राणेर पाखी उड़ी गेलो एलो ना आमार, बोलो सखी कोथाय जाबो कोथाय गेले पाखी पाबो, बोलो सखी कोथाय जाबो कोथाय गेले पाखी पाबो, बोलो सखी कोथाय जाबो, बोलो सखी कोथाय जाबो कोथाय गेले पाखी पाबो, फाँकी दिए प्राणेर पाखी उड़ी गेलो एलो ना आमार, फाँकी दिए प्राणेर पाखी उड़ी गेलो एलो ना आमार, फाँकी दिए प्राणेर पाखी उड़ी गेलो एलो ना आमार। My name is Gauhar Jan. This is a Bengali song. You like the song? कमाल है। पर आपके लिए गिरिजा जी, जैसा मैंने पहले कहा, आपकी मदर टंग मराठी है जी। आप मराठी और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में प्राइमरली काम करती हैं। ये कितना मुश्किल होता है या इजी होता है, यू गुड विद लैंग्वेजेस, कि आपने जो और दूसरी भारतीय भाषाओं में गाना गाया, आपने एक अंग्रेजी में भी इस नाटक में गाना गाया। जी जी। Like you said,
आई लाइक लैंग्वेजेस, आई लाइक स्पीकिंग इन देम। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं होता क्योंकि बहुत मेरी लाइकिंग का सब्जेक्ट है। तो अगर मैं किसी भाषा को बोलूँ तो मैं उसे प्यार से अच्छे से बोलूँ, ये मेरी ज़िद होती है। तो जो उस भाषा को बोलते हैं या जो मुझे लगता है अच्छा बोलते हैं या जिनका बोलना सुनकर आपको अच्छा लगता है, किसी हिंदी सब बोलते हैं लेकिन किसी किसी की हिंदी सुनकर आपको मज़ा आता है, जैसे मुझे आपकी हिंदी सुनकर बहुत अच्छा लगता है। आई लव लिसनिंग टू यू व्हेन यू स्पीक इन हिंदी। सो आई ट्राई एंड लिसन। मैं सुनने की कोशिश करती हूँ। आप चाहे जितना आप सीख लो या बोल लो, कुछ प्रोनाउंसिएशंस जो है आपकी अपब्रिंगिंग से आते हैं, या कुछ चीज़ें जो आपकी मदर टंग या आप जो सबसे ज़्यादा बोलते हैं उस भाषा से जुड़ी हुई जो कुछ नुआंसेस होती हैं वो बहुत सारा उसमें बोल कर सुनकर ही आती हैं। सो आई ट्राई एंड सराउंड माई सेल्फ विथ पीपल दैट स्पीक दैट लैंग्वेज। आई डोंट एवर हैव अ प्रॉब्लम विथ लैंग्वेजेस। सो अगर मैं कोई फिल्म देखूँ या मैं कोई गाना सुनूँ तो मैं कभी भी, लैंग्वेज इज़ नेवर अ बैरियर फॉर मी। आई लिसन टू सॉन्ग्स फ्रॉम ऑल लैंग्वेजेस। Really? या ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम। तमिल भी? जी, तमिल गाने तो तमिल सुनकर मैंने बड़ी इसलिए बोला हुई हूँ क्योंकि मैं। वो हिंदी के बिल्कुल उलट है स्पेक्ट्रम पे। बिल्कुल, और तमिल गानों का ऐसा है कि तब तो आप रहमान के कंपोजिशंस को उनकी मदर टंग में सुन पाती होंगी। मैंने रहमान के सिर्फ ओरिजिनल गाने ही सुने हैं बचपन से। तो ऐसा होता था कि रहमान पहले तमिल तेलुगु में गाने बनाते थे और फिर कुछ दिनों बाद उनके हिंदी गाने आते थे, या वो फिल्म रीमेक होती थी या हिंदी डब होकर आते थे। तो वो हिंदी आने से पहले मेरी तमिल कैसेट घिस चुकी होती थी। तो मेरे पिताजी जो है 90s में, जब रहमान की पहली फिल्म तिरड़ा तिरड़ा आई थी, आई थिंक 92 की फिल्म है वो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 91-92 की फिल्म है। तो मेरे पापा मद्रास से कैसेट्स मंगवाते थे, कहीं कहीं से किसी से कहकर जुगाड़ करके। तो रुई में लपेट कर कैसेट आती थी, क्योंकि तब मेलर बैग्स या बबल रैप्स या ऐसी कोई चीज़ें होती नहीं थी, तो उसको वो डिस्ट्रॉय ना हो, इसीलिए वो प्लास्टिक की कैसेट रुई में रैप करके, कपड़े में रैप करके पोस्ट होती थी। और फिर वो होता था बहुत ही प्रेशियस सा मामला, तो वो ऐसे कैसेट आती थी और फिर वैसे बिल्कुल उनके पर्सनल वाले ड्रॉअर में चली जाती थी, क्योंकि हम तो उसे हाथ नहीं लगा सकते। तो कुछ दिनों बाद जब उसकी नॉवेल्टी चली जाए, फिर वो कैसेट जनरल पब्लिक के लिए, जैसे मेरे लिए अवेलेबल हो जाती थी, तो मैं उसे घिस डालती थी। मैंने उसे अपने टेप रिकॉर्डर पे जो है कौन सा रहमान का पहला गाना है कंपोज किया जो आपको लगता है कि आपने बहुत आवृत्ति में सुना? रासा थी। थोड़ा गुनगुना दीजिए। मुश्किल है मेरे लिए, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट कॉम्पोजिशन। रासा थी याद है गाना? हमको तो देवी जी वही पता होंगे जो हिंदी में आए हैं उनके। या फिर उसी फिल्म में वो गाना था बहुत पॉपुलर, चंद्रलेखा, रिमेंबर दिस? कंचम निलवो कंचम निलवो। आप सुन रही थी तमिल में, हम नहीं सुन रहे थे। सॉन्ग, पर ये हिंदी में आया था इवेंचुअली। किस नाम? किस? दरता 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 Chandralekha. You don't know the song? It's a very popular Rahman song. One of his first popular Hindi albums. heartland Indo-Gangetic plain people largely started discovering Rahman with Roja. Right. It's Roja, not Roja. It's Roja. So Roja also, I heard Roja as a In Hindi Tamil. album much later. So if you say Roja, my mind says Chinna Chinna Asai. It doesn't say Dil Hai Chhota Sa. Because that's what I've heard. I've grown up listening to Chinna Chinna Asai. वाह। और इसमें गोहर जान में किस भाषा में गाया आपने? सो गोहर जान में एक बंगाली गाना जो मैंने भी गाया, 3-4 हिंदी ठुमरियां हैं, एक कन्नड़ा है, एक कन्नड़ा गाना है। वो क्या है? वो तो बहुत ही पॉपुलर सा गाना है, सबने सुना होगा, कृष्णा नी बेगने। सब गाने गवाएंगे आप मुझसे प्लीज। तो वो मैं ऐसे अंतरे से मेरा लोभ मेरे दर्शकों के वास्ते होता है। आई मीन योर टीम। गाने का कार्यक्रम हो गया ये। ओके। तो ये तो बहुत पॉपुलर गाना है, लोगों को कॉलोनियल कजिन्स याद होंगे। हाँ जी, हरिहरन। हाँ जी। तो उन्होंने इस गाने का एक वर्जन बनाया था, इफ यू रिमेम्बर, कृष्णा नी बेगने, कम बैक एज ड्रामा, कम बैक फॉर एवरीवन, रिमेम्बर दैट? यस। सो इट वाज अ वेरी वेरी पॉपुलर सॉन्ग। उसमें जो कन्नड़ा भजन बजता है वो ये गाना है। तो उसको मैं अंतरे से उठाती हूँ, नाटक में तो मैं वैसे ही गा लेती हूँ। हाँ। ತಾಯಿಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಜಗವನ್ನು ತೋರಿದ, ತಾಯಿಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ
ಜಗವನ್ನು ತೋರಿದ ತಾಯಿಗೆ ಬಾಯಲಿ, ಜಗವನ್ನು ತೋರಿದ ಜಗದೋ ಧಾರಕ ನಮ್ಮ, ಜಗದೋ ಧಾರಕ ನಮ್ಮ, ಜಗದೋ ಧಾರಕ ನಮ್ಮ. ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ, ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ, ಬಾರೋ बारो. आप ये गा रही थी और मैं सोच रहा था कि क्या ज़बरदस्त ध्रुवों के बीच की यात्रा है. शास्त्रीयता में निबद्ध ये गाने थिएटर के लिए, और फिर एटली की फिल्म जवान में शाहरुख खान, दीपिका, प्रियमणि, जी. इन सब लोगों के साथ, विजय सेतुपति के साथ काम करना. जी, बताइए ये कैसा तजुर्बा था, किस स्टेज पर आपने फिल्म ज्वाइन की? आप बहुत ही पहली बार शाहरुख खान के साथ काम कर रही थी? जी जी, ऑफ कोर्स मैं मिली भी नहीं थी पहले कभी. ऑलमोस्ट 80% ऑफ इंडिया की तरह मैं भी बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ. तो पहले ही जब फ़ोन आया था इसकी ऑडिशन के लिए, तब किसी और पार्ट के लिए बात हुई थी, फिर ये हुआ, और फिर हम मतलब होते होते हम सेट पर पहुंच गए, और एक दिन शाहरुख खान के साथ शूट शुरू हो गई, और फिर ऐसे आपके लगा था कैरेक्टर कि का नाम है इस्कारा. इस्करा. जी जी, जिसका बहुत जिक्र होता नहीं है लेकिन है नाम मेरा इस्करा उसमें. और फिर देखते देखते शूट ही शुरू हो गई, और एक पॉइंट पे ऐसे होने लगा कि हम रोज़ ही शूट कर रहे थे शाहरुख खान के साथ, और फिर बातें भी इस तरह की होती थी कि जैसे हम नाइट शिफ्ट्स कर रहे थे, मेरा बेटा स्कूल जाता है, तो मैं नाइट शिफ्ट करके जब तक घर पहुंचती तब तक वो स्कूल चला गया होता, और जब तक वो स्कूल से वापस आता तब तक मेरा फिर से बाहर जाने का समय हो गया होता. तो हम एक ही घर में रह के कम से कम 20 दिनों तक मिले ही नहीं थे. तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि मैं उससे मिल ही नहीं पा रही हूँ, और टाइमिंग्स ही ऐसा है कि कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ. वीकेंड्स के अलावा मैं बिल्कुल नहीं देख पा रही हूँ उसे. तो ये मैं प्रिया से कह रही थी, प्रिया मणि जो हमारी फिल्म में है, और बगल में शाहरुख खान बैठे थे. मुझे नहीं पता था कि वो हमारी बातें सुन रहे हैं, या मतलब साथ ही में बैठे थे, और वो अचानक मुड़े, उन्होंने कहा मेरा भी ऐसा ही हो रहा है, पता है मैं भी मेरे बेटे से नहीं मिल पा रहा हूँ. तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहाँ मेरा उनको देखना स्क्रीन पे, और थिएटर में जाके उनके बारे में लोगों से बातें करना कि हाय मुझे बहुत अच्छा लगता है, और कहाँ उनका और मेरा पेरेंटल दर्द सेम होना. मतलब ये क्या जर्नी है कि वो भी कह रहे थे एज अ पेरेंट आई फील द सेम दैट यू डू राइट नाउ. तो मुझे वो अब्राहम से नहीं मिल पा रहे. हाँ, वो अब्राहम से नहीं मिल पा रहे थे, और वो कह रहे थे मैं सुहाना से नहीं मिल पा रहा हूँ, और मेरे सारे बच्चे सो गए होते हैं जब तक मैं घर पहुँचता हूँ, उठे नहीं होते हैं, और जब तक मैं निकलता हूँ तब तक वो अपने अपने काम पे या अपनी अपनी चीज़ें, क्लासेस, स्कूल जो भी है उनका. सुहाना शूट पे होती है, अब्राम स्कूल में होता है या कुछ और कर रहा होता है. और जो मुझे बहुत वो बात होते वक्त मुझे बहुत सरियल सा लग रहा था कि ये क्या निजी बातें हो रही है मेरी शाहरुख खान के साथ. तो बहुत ही ऐसा सरियल सा एक्सपीरियंस था मेरे लिए. और शॉट्स के दौरान जैसे कि फीडबैक, और या ऐसे उनको सेंस हो जाता होगा ना, इतने डिकेड से काम कर रहे हैं कि ये लोग नए हैं, पहली बार मेरे साथ फ्रेम में हैं, तो all of you are seasoned actors, but right. No, he's not interfering at all, but he's very very specific about what is happening, about his own things. तो अगर जैसे बहुत सारे लोगों को ये बहुत सिंपल सी बात है जो हम एज एक्टर्स बहुत ज़्यादा ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा है कि एक्शन कंटिन्यूटी याद रखना. तो जैसे आपने एक सीन शूट किया, फर्स्ट कीजिए अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, और इसका एक मास्टर शॉट चल रहा है जिसमें हम दोनों दिखाई दे रहे हैं, और मैंने बात करते करते जब मैं ये बात कह रही हूँ तब मैंने ये हाथ यूज़ किया, तो मेरा दूसरा हाथ ऐसे रखा हुआ है, मेरा पैर ऐसे रखा है, और मैंने कहा जब मैं ये बात कर रही हूँ. तो अब जब इसको मैं क्लोज़अप शॉट के लिए या किसी और एंगल के शॉट के लिए रेप्लिकेट करूँगी, दूसरा टेक करूँगी, तो मुझे यही बात कहते वक्त यही एक्शन फिर से करनी पड़ेगी, वरना एडिटर को दिक्कत हो सकती है. अगर शॉट तो शॉट कहाँ कट होगा और कहाँ से जुड़ेगा, उसमें कभी कभी ये हाथ फंस जाते हैं. तो मैंने इतने सालों में जितने लोगों को काम करते हुए देखा है, मैंने इतनी प्रिसिशन नहीं देखी किसी की.
शाहरुख खान को अपनी खुद की एक्शन कंटिन्यूटी 100% याद होती है, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती उसे ये आके बताने के लिए कि सर आपने ना पहले शॉट में यहाँ ये किया था, उसे सब याद होता है। उसने कौन सी लाइन पे किस तरह से मुंडी मुड़ाई है, या उसने कहाँ कौन सा टर्न लिया, या उसने पैर कब बदला, या उसने क्या किया अपनी बॉडी के साथ, या उसने कौन सी लाइन कैसे बोली, कहाँ देखकर बोली, उसे सब याद रहता है। तो वो हर टेक में उसे टेक्निकली परफेक्ट रेप्लिकेट कर सकता है। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल स्पेशली फॉर दिस फिल्म, क्योंकि इसमें वो डबल रोल करता है। तो एक बार उसे एज वन शाहरुख खान एक सीन करना पड़ता है जहाँ हम अपनी पोजीशन में खड़े होकर उस सीन को एग्जीक्यूट करते हैं, जहाँ दूसरे शाहरुख खान की जगह उसका बॉडी डबल होता है, और फिर वो हेयर एंड मेकअप चेंज करके, कॉस्ट्यूम चेंज करके आके उसी सीन को दूसरे शाहरुख खान की तरह करता है। तो बहुत उसे मेहनत का काम है। हाँ, और बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। एंड I haven't seen him falter at all, which was brilliant. So it's a great learning for you as actor. Absolutely, and as he's well. very specific. Like I said, like to answer your question, एक छोटा सा शॉट था जिसमें वो अपना पहला लुक रिवील कर रहा है, और जिसमें पीछे मैं कुछ, सपोजली मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो मैं पीछे मेरे कुछ टूल्स साफ कर रही हूँ या ब्रशेस रख रही हूँ या कुछ, तो मेरा बैकग्राउंड में कुछ एक्टिविटी चल रहा है। तो उसने आके मुझसे पूछा कि अच्छा तू क्या करेगी, फिर ये एक काम कर, फिर ये इधर रख दे, फिर ये ऐसा करना, फिर यहाँ पे तेरा फेसिंग मिलेगा, फिर ये ओके ठीक है। तो उसने आके मेरे साथ एक वो वर्कआउट कर लिया कि मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ। ही इज़ नॉट वन ऑफ दोज पीपल कि ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये डायरेक्टर देख लेगा, ये असिस्टेंट देख लेगा। ही पर्सनली गेट्स इन्वॉल्वड इन एवरीथिंग। या फिर अगर हम डांस कर रहे हैं तो वो कोई एक्शन भूल How was it? Dancing with Shahrukh Khan. Oh, 6 God. girls, Shahrukh, jail. I was waiting for the full version of the video to come out, which is out now. तो उसमें एक एंड वाला सीक्वेंस है जहाँ हम सब एक लाइन में खड़े होके जो हम नाच रहे हैं, और एक पॉइंट आता है गाने में जहाँ पे हर बार उस हुक स्टेप पे उसने अपनी शाहरुख वाली बाहें फैलाई है। इस वाले सेक्शन में जब गाना ख़त्म होता है तो वो बाहें फैलाने ही जाता है, और हम सारी 750 लड़कियाँ उसकी पोज में खड़ी हो जाती हैं, और वो हमको देखता है और वो शर्मा जाता है। तो ये मोमेंट हमने जब शूट किया था तो मुझे लगा था ये कितना आइकॉनिक है ना, कि शाहरुख खान के सामने हम सब बाहें फैलाए खड़े और वो हमको देख रहा है, शर्मा रहा है। ये किसको मिलेगा करने को लाइफ में। तो अब वो वर्जन रिलीज हो गया है, सो आई एम हैप्पी दैट्स आउट। आपकी इंस्टा पे एक तस्वीर भी है जो शायद उनके घर मन्नत की है। हम लोगों ने सुना है कि रेड चिली की जब फिल्म रिलीज होती है तो उसके बाद कुछ पार्टी वगैरह होती है उनके घर पे जी। और भी कई एक्टर्स आए जिन्होंने उनकी बड़ी मशहूर दिवाली पार्टीज और दूसरी पार्टीज का भी जिक्र किया जी। एंड वी हैव हर्ड ग्रेट स्टोरीज हाउ वंडरफुल ही इज एज अ होस्ट। That's absolutely true. He's brilliant at almost everything that he does that I have witnessed. He's great at his work. He's extremely genuinely warm as a person. He's lovely to work with on set. Great energy. Everything has been, all that we read about him is all true. पार्टी का बताइए, हम लोग तो जा नहीं पाते, आप गई हो तो आप बता दो कैसा होता है। तो जस्ट लाइक यूर सेइंग, यू नो, ये मेरे लिए भी बहुत सरियल सा था कि हम मन्नत जा रहे हैं पार्टी में। तो मुझे ये कहते हुए भी ऐसा लग रहा था कि मन्नत जा रहे हैं पार्टी में, मेरे मुंह से निकलते हुए भी बहुत अजीब सा लग रहा था, क्योंकि पढ़ा है इतना इसके बारे में, देखी है चीज़ें। तो गए हम मन्नत जस्ट लाइक एनी अदर party. It was a great party. There was lovely food. There was a lot of people, and you know, it's a very, आपका एक तरह का एक perception होता है about stars, about actors, and then you realize it's very unnecessary. They're just like any other family. They are as lovely and homely and as close knit as my family is. You know, so Gauri and Aryan and Suhana, they were all together and they were all dancing and they were all requesting songs and they were playing songs for each other, and it was all lovely. And there were Gauri's parents also, I believe, who were there. So they were all sitting and chatting up and on, you know, जैसे घर में एक जगह पे youngsters खड़े होके अपना अपना कर लेते हैं और फिर एक corner हो जाता है जहाँ सारे बड़े बैठकर बातें कर रहे थे, तो वैसे ही सा माहौल था। और it was just like any other lovely family, and I was so amazed to see all of this. मैं यहाँ से अब जंप कट ले रहा हूँ, बिल्कुल शाहरुख खान से सीधे आमिर खान पर आता हूँ। आपकी पहली फिल्म तारे ज़मीं पर, जिसमें आप और आमिर दोनों स्कूल में टीचर हैं शायद। जी जी, ये मेरी पहली हिंदी फिल्म थी, उसके पहले मैं बहुत सारी मराठी आई स्टैंड करेक्टेड। पहली हिंदी फिल्म, पहली रिलीज हिंदी फिल्म, पहली रिलीज हिंदी फिल्म, क्योंकि साइकिल किक मेरे ख्याल से शूट पहले हुई थी। जी, सुभाष घई के प्रोडक्शन की। जी। आमिर खान के साथ काम करने का क्या तजुर्बा रहा? वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अलग तजुर्बा था। They are very different people temperamentally, but I feel their passion for their work is almost similar. तो
वो अब कहते हैं ना, जैसे while you're doing something you're entirely aware of your entire surrounding और multiple layers पे आपका awareness चल रहा होता है। तो आमिर कुछ ऐसे से hyper aware इंसान है, क्योंकि वो डायरेक्ट भी कर रहे थे, जो जिस फिल्म में मैंने उनके साथ काम किया वो डायरेक्ट भी कर रहे थे। पहले अमोल गुप्ते कर रहे थे, फिर बहुत ही छोटे से स्पैन के लिए। तो मेरा सारा पोर्शन आमिर वाज द डायरेक्टर। तो एक मुझे याद है हम सीक्वेंस कर रहे थे जिसमें हम कुछ खुदाई सा कर रहे हैं और बीज बो रहे हैं और करते करते बातें भी कर रहे हैं। ऐसा एक सीन है जिसमें मैं उनसे ये कहती हूँ कि कहाँ हम सपने देख रहे हैं हमारे बच्चों को मेन स्ट्रीम में सेटल करने के, जहाँ लोग बेसिक से डिसेबिलिटी को भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। और उस वक्त वो करते करते उनके हाथ में जो है लोहे का जो कोना होता है उस सिकल का, वो घुस गया अंदर, तो वो काफ़ी खून आने लगा इन रियल। एंड उसके पहले 2 टेक में हम किसी कॉलोनी में शूट कर रहे थे, रेसिडेंशियल कॉलोनी में, जहाँ बाकी के घर इनहैबिटेड घर थे, मतलब लोगों के घर थे जहाँ लोग रह रहे थे। उसमें कहीं किसी कंपाउंड में किसी का कुत्ता भौंक रहा था, जो हमारे शॉट में उसकी आवाज़ आ रही थी। तो उन्होंने किसी को कहा था कि जाके चेक करके आना, अगर उसको बांध के रखा हो या जो भी हो तो ओनर से बात कर लेना कि किसी तरह अगर ये आवाज़ हम कंट्रोल कर सके या उसे अंदर ले जा सके घर के, या जो भी है इसका कोई सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि सिंक साउंड में बॉदर करेगा। तो वो कोई जाने ही वाला था, उतने में शॉट था, तो उसने कहा चलो ठीक है बाद में चले जाना। और फिर हम शॉट करने लगे, फिर उनको लग गई, फिर 5 मिनट का ब्रेक लिया गया, उन्होंने हाथ ऐसे पकड़ा हुआ था, कोई उनकी ड्रेसिंग कर रहा था, वो अपना बाकी का काम कर रहे थे कि कैमरा यहाँ प्लेस करो, ये ऐसा करो वैसा करो। ही वॉजंट रियली बॉदर्ड विद दैट कट। बाकी सभी डर गए थे कि बाप रे कितना हो गया। तो वो उसको ड्रेस कर दिया, उसमें पट्टी वट्टी लग गई और ये बैठ गए। और कुछ और हुआ, और उसने कहा, किसी टेक्नीशियन ने कहा कि और 5 मिनट लगेंगे, कोई लाइट एडजस्ट करनी है कुछ। और ये सब के बीच में उन्होंने झट से कहा दैट्स अ गुड टाइम टू चेक ऑन द डॉग, बिकॉज वी हैड दैट मच विंडो कि कोई अगर भाग के जाके चेक कर सके तो वो भी इस वक्त हो सकता है, इस टाइम को यूटिलाइज करो। एंड ही हैड जस्ट बीन हर्ट, ही वाज आल्सो डायरेक्टिंग, ही हैड लाइंस, ही वाज लुकिंग एट कैमरा एंगल्स, वो जाके मॉनिटर पे दौड़ के शॉट्स भी देख रहे थे। एंड आई वाज अमेज्ड एट, you know, maybe on the 7th level of awareness he knew the dog was barking, but it was there, and that's the person he is. वेरी आइकनिक। हाँ, अच्छा, अभी आपकी फिल्म आई द वैक्सीन वॉर, आपने डॉक्टर निवेदिता का रोल किया है। उसमें नाना पाटेकर हैं, और नाना पाटेकर को स्क्रीन पर देखना हमेशा बहुत कमाल होता है। नाना पाटेकर के साथ काम करने का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? आई एम अज्यूमिंग, आई मे बी रॉन्ग, एक बॉन्डिंग भी अलग रहती होगी, मराठी भाषी हैं दोनों, थिएटर की बैकग्राउंड से आए हैं। ऑफ कोर्स, बहुत ही स्पेशल एक्सपीरियंस रहा है। तो नाना मेरे पिताजी को, मेरे ससुर को जानते हैं कई सालों से। हमने कभी साथ काम नहीं किया था, हम मिले थे सोशल गैदरिंग्स में, कहीं उनकी फिल्म के प्रीमियर्स पर वगैरह वगैरह। तो वो मुझे जानते थे जैसे अब किसी दोस्त की बेटी को जानते हो उस तरह। तो उन्होंने मुझे बचपन में देखा है, फिर थोड़ा और बड़े होते हुए देखा है, फिर कॉलेज के टाइम पे देखा है, और फिर अब देखा। तो अब पहले तो उनको ये जानना कि मेरा एक बेटा है और अब वो भी स्कूल जाता है और वो बड़ा है, यही बहुत ओवरवेलमिंग था। तो वो बहुत ही खुश थे इस बात से कि इतने सालों बाद हम फिर मिले हैं, हमें काम करने का मौका मिला है। तो इट वाज लवली। कुछ पता नहीं, कुछ कंफर्ट सा था पहले दिन से ही, शायद अक्वेंटेंस की वजह से। तो वो जो अगर आप फिल्म देखेंगे तो डॉक्टर बलराम भार्गव और डॉक्टर निवेदिता गुप्ता एक ही इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, वो उनके अंडर काम करती हैं। और बलराम भार्गव की जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही ओवरबेयरिंग और बहुत ही सीरियस और बहुत ही वो टास्क मास्टर की तरह है उस फिल्म में, जो बिल्कुल किसी भी तरह का लैक्स बिहेवियर या थोड़ा भी आप अगर अपने काम के प्रति निष्ठा आपकी नहीं है तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसी उनकी भूमिका है। बहुत ही सीरियस किस्म के हैं वो उस फिल्म में। और उस फिल्म में थोड़ी थोड़ी लिबर्टी जो है उनसे कुछ थोड़ा सा कह लेने की या उनको कुछ सुना देने की, वो सिर्फ इस कैरेक्टर के पास है। तो वो थोड़ा सा वैसा लिखा भी गया था कि वो बहुत ही सटली उनको ये बता भी देती है कि आप थोड़ा ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन वो जैसे कहते हैं ना, ये सब करने की लिबर्टी अपने पापा के साथ होती है अपनी थोड़ी सी। इवन इफ़ यू आर इन अ सीरियस एनवायरनमेंट, इफ़ यू आर डीलिंग विद समबडी यू हैव अ पर्सनल कनेक्शन विद, यू हैव दैट स्लाइट लिबर्टी ऑफ गेटिंग अवे विद थिंग्स। तो मेरा थोड़ा सा उनके साथ कैरेक्टर वाइज भी वैसा रिश्ता था, और वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से डेवलप भी हुआ, क्योंकि हमारी भी बॉन्डिंग बहुत
इंटरेस्टिंग सी हुई. सो फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई बिलीव वी कनेक्टेड ऑन सम लेवल एंड ही टुक अ लाइकिंग टू मी. एंड एनी एक्टिंग कैमरा टिप, कोई एनेक्डोट, सॉरी एनी एक्टिंग और कैमरा फेसिंग टिप दैट ही गेव मी. हाँ, या यू लर्न व्हाइल ऑब्जर्विंग हिम, जैसे आपने शाहरुख का बताया, आमिर का So बताया. two things. One, I will tell you what I learned observing him, and one he told me. So what I learned observing him was how thoroughly prepared he comes. So Nana Patekar is somebody whose first language is not Hindi, and English is not even his third, fourth language, and he's extremely aware of that. He played a doctor, the head of a medical organization. So there was a lot of medical jargon or lingo जो बहुत ही सरलता से उन्हें बोलनी थी. जैसे हम और आप शूटिंग के बारे में बात करें तो हम कैमरा और कैमरा की वायर और उसका एंगल, इसको बहुत स्ट्रेस करके नहीं बोलते, हमारी रोज की बात है. तो जैसे वायरस, वायरोलॉजी, वायरल लोड, स्ट्रेन, व्हाटएवर, कल्चर, ये सारी बातें बहुत सरलता से आनी चाहिए. ये मेरे लिए बहुत आसान था क्योंकि इसकी पढ़ाई मैंने की है. मैंने बायोटेक्नोलॉजी की. तो सेट पर बहुत बार ऐसे होता था, जो पल्लवी जी ने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ये कहा भी है कि पहले हमें लगता था ये शो ऑफ कर रही है, पर फिर पता चला इसने एक्चुअली पढ़ाई की. तो फिर हम इसके पास जाते थे लेकर कि ये सही है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना. मैंने 2-3 चीज़ें थोड़ी सी करेक्ट भी की थी कि टेक्निकली ये सही नहीं है, तो इसको ऐसा कर सकते हैं वगैरह वगैरह. तो सो ही न्यू दिस वॉज गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर हिम. कमिंग बैक टू योर फर्स्ट टॉपिक ऑफ लैंग्वेज, जब टेक्निकल लैंग्वेज भी एक तरह की भाषा है जिसको आपको सरलता से बोलना होता है, तो हिंदी, क्लिष्ट हिंदी और ऊपर से उसमें इंग्लिश टेक्निकल जार्गन, तो ये सब के चलते नाना पाटेकर अपनी स्क्रिप्ट के कोरे पन्ने पर अपने सारे डायलॉग्स अपने सुंदर हस्ताक्षर में लिख कर लाते थे. उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट इस साइड पर लिखी हुई थी और लिख कर याद की थी. तो वो जब सेट पर आते थे तब उन्हें पूरे पन्ने याद होते थे क्योंकि उन्होंने लिख कर याद किए थे. और स्क्रिप्ट तो प्रिंटेड थी, पर इस तरफ का पन्ना देखने में इतना सुंदर लगता था क्योंकि उनका हैंड राइटिंग बहुत सुंदर है. और वो सारी अपनी लाइनें अच्छे से लिख कर लाते थे, और कोई चेंजेस भी हो तो वो बैठ कर उसको इत्मीनान से लिख लेते थे और वो लिख कर याद करते थे. और वो पूरी तरह से प्रिपेयर करके, पूरी तरह से याद करके, उसको बहुत सारा रिहर्स करके फिर उसे करते थे, जब तक कि उसमें उस लेवल की सहजता, उस लेवल का रोज़ वाला पन ना आ जाए, तब तक उसको वो कर करके ही सीन्स करते थे. आई थॉट दैट वाज इनक्रेडिबल एट हिज एक्सपीरियंस, एट हिज लेवल. मैं बहुत इम्प्रेस थी. दूसरी बात जो उन्होंने मुझे बताई वो ये थी कि इतना सारा प्रेपरेशन करने के बाद भी सामने वाले को सुनते हुए ये लगना चाहिए कि ये बात आपको अभी सूझ रही है. तो एज एन एक्टर you have to be able to successfully hide your preparation. आपकी प्रेपरेशन दिख गई तो आप डिफीटेड हो एज एन एक्टर. तो आप बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करो लेकिन उसको उतनी ही अच्छी तरह से छिपाओ, तो जब आप बात करो तो ऐसा लगे कि ये आपको अभी जहन में आ रहा है और आप बोल रहे हो. तो ये क्वालिटी कैसे लानी है वो हर एक की प्रोसीजर अलग होती है, बट यू हैव टू फाइंड योर ओन. इंटरेस्टिंग. आप नाना पाटेकर के बारे में बात कर रही थी. मुझे एक थिएटर के और दिग्गज और बहुत कमाल के एक्टर परेश रावल जी का ध्यान हुआ आया. आप उनके साथ एक नाटक करती थी, डियर फादर जी. ये गुजराती भाषा में था जी. इसके बारे में बताइए. तो ये ओरिजिनली एक मराठी नाटक था जिसका नाम था काटकोण त्रिकोण. काटकोण त्रिकोण यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल. ओके. इसमें मोहन आगाशे जी ने काम किया है. दी मोहन आगाशे जी, दी मोहन आगाशे. सो मोहन आगाशे इसमें 2 रोल्स करते थे. उसी का ये अडेप्टेशन है गुजराती में, जिसको मैंने किया था परेश रावल के साथ. अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ही लुक्स ऑन स्क्रीन. तो मेरा और परेश जी का ना शुरुआती रिलेशनशिप बहुत ही इंटरेस्टिंग था क्योंकि अगेन ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने हमें बहुत कंफर्ट दे रखा था. हम उनसे बात कर सकते थे, हम उनसे बहस कर सकते थे, हम उनसे आर्ग्यू कर सकते थे. ही वॉज ओपन टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ कॉन्वर्जेशंस. और क्योंकि ये नाटक पहले मराठी में हुआ था और मराठी सेंसिबिलिटी को बिटवीन द 2 ऑफ अस मैं ज़्यादा जानती हूँ, ऐसा उनका ही कहना था. मैं उनसे लड़ पड़ती थी कभी कभी क्योंकि अडेप्टेशन में मुझे लगता था कि ये मुद्दा मिस हो गया, या मराठी में ये मुद्दा ऐसा नहीं है, ये यहाँ पे ऐसा क्यों, इसको ऐसा क्यों बनाया है. तो इन मामलों में हमारी बहस होती थी. तो मेरी माँ आई थी टेक्निकल रिहर्सल के दिन, और उस वक्त तक एक स्पेसिफिक मुद्दे को लेकर हमारी बहस चल ही रही थी. वो कह रहे थे इसे नाटक से निकाल देना चाहिए, और मैं कह रही थी ये बहुत बहुत अहम हिस्सा है, इसे नहीं निकाल सकते. और इस पर स्टेज पे झगड़ा हो गया हमारा टेक्निकल रिहर्सल के दौरान, और वो पहली दफ़ा थी
जब मेरी माँ क्या परेश नाम है आपकी माँ? पद्मश्री उनका नाम है, तो वो पहली बार परेश रावल से मिलने मतलब देखने आई थी। और वो देख रही कि उनकी बेटी परेश रावल से बहस करने में लगी मैं है। झगड़ रही थी, बहस नहीं, मतलब झगड़ा हो रहा था कि तुमने छने समझा तो ना थी पापा, ये लेवल का झगड़ा हो रहा था। तो मेरी माँ चौंक गई थी। मैं जब नीचे आई तो उसने मेरा हाथ पकड़ा जोर से, उसने कहा परेश रावल जी भांटेस, जिस परेश रावल से झगड़ा करती है। But she didn't know our equation. So there have been several instances where I've had and very sweetly he has been gracious enough to take all of this also. So there have been several instances where I've very sternly told him, listen, I don't agree with this and I'm not okay with this and I'm not okay with that. And sometimes he's just gotten up and left and everybody has been very tensed. Then he's walked in with a chocolate saying, chocolate ka thandi ho ja. You know, so we have a really interesting relationship, me and Paresh bhai. And I adore him. वैक्सीन वॉर की शूटिंग के दौरान कभी विवेक अग्निहोत्री के साथ इस तरह का हुआ? मैं समझना चाहता हूँ, इत्तेफाकी ना इत्तेफाकी ये बहुत कॉमन चीज़ है अलग अलग डायरेक्टर्स और एक्टर्स के बीच में, या डिपेंड करता है कैसी रैपो बिल्ड होती है? सो मैं बहुत ज़्यादा डायरेक्टर्स एक्टर हूँ, मेरे लिए मेरा रोल समझना, मेरी चीज़ों का ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद इट्स अप टू द डायरेक्टर। आई कंसिडर माई सेल्फ अ मीडियम। It's somebody's story that I'm telling. उनका विजन है जी, उनका विजन है, उनकी स्टोरी है। I'm a medium. I need to be able to successfully translate it to a point that more people can understand it. So that I have been very clear on. And whenever I have found myself conflicted in terms of opinion, in terms of ideology, in terms of anything, I have decided I'm going to go with what the director is saying. I may feel differently as Girija, बट ये कैरेक्टर और ये कहानी किसी और की है और किसी और के विजन से आई है। तो अनलेस मौत नहीं आ रही है मुझे इसको मानते हुए, मैं जनरली डायरेक्टर के विजन के साथ अग्री करती हूँ। तो वो क्योंकि बहुत क्लियर था पहले से, मेरे किसी भी डायरेक्टर्स के साथ आज तक ऐसे आइडियोलॉजिकल या प्रोसेस रिलेटेड या ओपिनियन रिलेटेड डिफरेंसेस नहीं हुए हैं एट वर्क। किस तरह के फीडबैक आए डॉक्टर निवेदिता का जो आपने रोल किया विवेक अग्निहोत्री की फिल्म में? बहुत ही ओवरवेलमिंग और हार्ट वार्मिंग रिएक्शंस आए। सबसे बेहतरीन आई फील द रिएक्शन दैट टच्ड मी द मोस्ट इज़ डॉक्टर निवेदिता गुप्ता के बेटे की रिएक्शन, जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उनकी लाइफ में। आप फिल्म देखेंगे तो आपको रियलाइज़ करेंगे कि क्योंकि माँ दिख ही नहीं रही थी उस बच्चे को, उसे जो है बहुत सेपरेशन एंग्जाइटी हुई और वो काफ़ी देर तक आगे भी उस ट्रॉमा से जूझता रहा। उस बच्चे ने फिल्म देखी और एक बहुत ही सुंदर सा वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके मुझे भेजा है, जो बहुत ही ज़्यादा हार्ट वार्मिंग है। निवेदिता के कलीग्स जो उनके साथ कई सालों से काम कर रहे हैं, उनको जब पता चला कि मैं फिल्म से पहले उनसे नहीं मिली थी या मैंने उनकी कैरेक्टर की स्टडी उनसे मिल के नहीं की है, मैंने सिर्फ उनको देखा था इंटरव्यूज़ में, दे कुडंट बिलीव इट बिकॉज दे अपैरेंटली felt that I was exactly like her in the film. So very, very good responses from family, from friends. Everybody who's watched the film has only had lovely things to say about it. So I'm really hoping more and more people watch it. Okay. एक चीज़ जो हम लोग बहुत लगातार देखते हैं वो है इश्तिहार जी। अभी जैसे मेरे ख्याल से प्यूरो का ऐड बहुत आता है वर्ल्ड कप के ब्रेक में, आप उसमें हैं, वोल्टास में, हॉर्लिक्स में, गुड नाइट में, और सेवलॉन के ऐड में आप आती थी बहुत पहले, वो भाई बहन झगड़ रहे हैं, चोट लगती है। तो वो दुनिया कितनी अलग है और वहाँ पे आपने किस तरह के डायरेक्टर्स के साथ काम किया है? वो बहुत ही अलग दुनिया है कम्प्लीटली। जैसे आप एक तरह का कंटेंट बनाते हो, फिर ब्रांड शूट्स होते हैं, इट्स वेरी डिफरेंट राइट। वहाँ पे बहुत सारा उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, उस सर्विस से रिलेटेड होता है। वहाँ पे वो हीरो है, कम से कम वक्त में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट। तो अगर आप साबुन की ऐड कर रहे हो तो साबुन हीरो है, इट्स एज सिंपल एज दैट। आप साबुन बेच रहे हो तो आपको बहुत प्यार से और बहुत कुशलता से साबुन बेचना है, इट्स वेरी सिंपल। सो द ब्रीफ इज सिंपल एंड इट्स वेरी एक्साइटिंग बिकॉज दैट्स अनदर काइंड ऑफ कन्विक्शन। ये कैरेक्टर और ये स्टडी और ये प्रोसेस और ये सब तो है ही, मतलब ये तो मजा ही आता है। क्या बैक स्टोरी, क्या आगे, पर आप सोचिए क्या कन्विक्शन लगता है। आप एक पैकेट पकड़ो और उसको बोलो सदा इस्तेमाल करें। इसमें जो ये फेक नहीं लगना चाहिए, क्योंकि फेक लगने के तो बहुत चांसेस होते हैं। कौन कहता है ऐसा? ये एड्स में जो पेश है टाइप के वर्ड्स यूज होते हैं, पेश है कौन बोलता है लाइफ में? या कौन कहता है कि लीजिए आविष्कारी उत्पादन? कौन कहता है आविष्कारी उत्पादन? कोई नहीं कहता। पर आपको ये सारे वर्ड्स यूज करने होते हैं कि नहीं बेटा ये मत खाओ, इससे कैविटीज हो जाएगी, मसूड़ों में दर्द होगा। मसूड़े कौन बोलता है लाइफ में? सो यू हैव टू से ऑल ऑफ दीज थिंग्स, यू हैव टू से दिस जार्गन ऑफ एड्स
and you have to yet sound real and you have to yet sound convincing and I find it extremely exciting. तो मैं बहुत बचपन से एड्स करती आई हूँ और मुझे बड़ा मजा आता है एड्स करने में. कभी ऐसा होता है कि आप किसी खाने पीने की चीज का ऐड कर रहे हैं और कट हुआ और फिर खाने लगे वो चीजें, सच्ची मुच्ची वो सब खाना जो बनते दिखता है, हाउ डज इट वर्क? तो खाना तो अच्छा खाने लायक ही बनता है. जो खाने लायक खाना नहीं होता, कई बार सेट पे खाना रखा होता है और ऐसे सीन्स होते हैं जिसमें ऐसे खाना रखा है लेकिन आप खा नहीं रहे हो, तो दिखाने वाला खाना अलग होता है, खाने वाला अलग होता है. तो हम पूछ लेते हैं ये जहरीला खाना है या जहरीला खाना नहीं है. मतलब जहरीला नहीं होता पर हम पूछ लेते हैं ऐसा कि इस पे मक्खियाँ ना बैठे इसलिए स्प्रे कर देते कभी कभी खाने को, तो वो तो जहरीला हो जाता है ना. तो हम पूछ लेते हैं कि ये दिखाने वाला खाना है या खाने वाला खाना है. तो बता दिया जाता है हमें प्रोडक्शन की तरफ से कि ये इसको मत खाइए, इस पे हिट मार दिया गया है, इसको खाइए. ओह गॉड. तो ऐसा होता है जैसे कई पार्टी सेट पे खुला सेट है तो हाँ, मक्खी आके ना बैठे तो हिट मार दिया. हाँ मार तो जो दिया हमें वो खाने पे. बिरयानी या दाल दिख रही है वो हिट से. कई बार वो कीटनाशक से स्प्रेड होती है. पर खाने वाला खाना तो खाने वाला खाना होता है, वो अलग से आता है ढका हुआ. सो एड्स में बहुत सारी एक्चुअल खाना इज इम्पॉसिबल क्योंकि आपको नहीं पता आप कितने टेक्स करेंगे, तो आप कितना खाते रहेंगे. तो मैंने एक जस्ट जेलीज नाम की कैंडीज़ की ऐड की थी जिसमें कॉन्सेप्ट ही ये था कि पॉपकॉर्न की तरह हम कैंडी खा रहे हैं एज अ फैमिली. तो कुछ देख रहे हैं टीवी पे और सब शुरू है, तो कितना खाएंगे ना. एक टेक में 4-4 5-5 कैंडीज़ हम मुंह में डाल रहे थे. तो नीचे सबकी पर्सनल डस्टबिन थी कपड़े से प्लास्टिक से लाइंड. तो जैसे ही कट कहता था सब मुड़कर हुआ करके सारी कैंडीज थूक देते थे. तो सारी कास्ट मेंबर्स ये कर रहे थे, बच्चों से लेकर बड़े तक, क्योंकि कितनी कैंडीज खाएंगे. या फिर मैंने एक नितेश तिवारी जी के साथ एक सफोला की ऐड की थी जो काफ़ी पॉपुलर हुई, जिसमें मैं टुकड़े खा रही हूँ हर चीज़ के. समोसे का टुकड़ा खा लिया, कचौरी का टुकड़ा खा लिया, क्योंकि फैटनिंग है तो पूरा नहीं खाना है. फिर ओट्स जम के खा रही हूँ. पूरे दिन में मैंने सेट पर चाय, कॉफ़ी, खाना, ब्रेकफास्ट, नाश्ता कुछ नहीं खाया था क्योंकि मैं पूरे दिन समोसे, कचौड़ी और चकली के टुकड़े खा रही थी और मेरा पेट यहाँ तक भर गया था क्योंकि आई कुडंट ईट. हर शॉट के 15-15, 16-16 अलग अलग एंगल्स के टेक, कितने टुकड़े खाएगा आदमी. तो पेट भर गया मेरा उसमें. सो फूड कमर्शियल्स में जनरली मैं तो सेट का खाना ही बंद कर देती हूँ क्योंकि उसमें पेट भर जाता है. आप जब इस सवाल का जवाब दे रही थी तो आपने जिक्र किया कि मैंने बचपन से, कब से काम करना शुरू कर दिया था आपने? तो मैंने पहली एड शूट की आई थिंक 11-12 साल की जब मैं थी तब. उसके बाद मैंने कुछ एड्स शूट की, कुछ टेलीविज़न शोज़ में मैंने हीरोइन के बचपन वाला रोल किया. तो ये सब ऐसे टाइम पास टाइप के प्रोजेक्ट्स थे. फिर मैंने पहली फ़िल्म की जब मैं 15 साल की थी, मराठी फ़िल्म. उसके बाद जुईली नाम था उस फिल्म का. उसके बाद मैंने मानिनी नाम की एक फ़िल्म की जो बहुत पॉपुलर है, जो टीवी पे बहुत आती है, वो मैंने की जब मैं 17 साल की थी. फिर 19 साल की जब मैं थी तब मैंने तारी ज़मीन पर का शूट किया. तो मैं वैनिटी वैन में बैठ के मेरे जर्नल्स कंप्लीट करती थी क्योंकि मेरे सबमिशंस थे और एग्ज़ाम्स थे बायोटेक के. तो वो मैंने तब किया. तो ऐसे करते करते फिर शोर इन द सिटी, फिर सो मेनी अदर फिल्म्स. तो आप शोर इन द सिटी में भी थी जी. सेजल नाम का कैरेक्टर था, है जी. तो 3 लड़कियां, 3 कहानियां चलती हैं. जी. इंटरेस्टिंग, बहुत सही फिल्म थी वो. थैंक यू. तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे भीतर का पत्रकार थोड़ा सा जागृत हो रहा है. हम लोग बहुत देखते सुनते रहते हैं कि चाइल्ड आर्टिस्ट, उनके साथ उनके पेरेंट्स आते हैं, उनके वर्किंग आवर्स कैसे हों. आजकल बहुत रियलिटी शोज भी हो रखे हैं जी. आपके लिए वो तजुर्बा कैसा था एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट? और स्कूल में चाइल्ड आर्टिस्ट का क्या स्टेटस होता है? या वो बहुत काम के बोझ के दबे होते हैं? हमें यहाँ से लग रहा होता है कि अरे स्कूल में जाते हैं तो अलग स्वैग होगा क्योंकि वो लोग पॉपुलर हैं, टीवी पर आ रहे हैं, एंड दे आर मेकिंग मनी फॉर देमसेल्फ एंड देयर फैमिली. हाउ इज दैट वर्ल्ड? In comparison to how it is now, I feel we grew up in much simpler times. नहीं, मुझे ऐसा लगता है. सोशल मीडिया, ओवरऑल विजिबिलिटी, एक्सपोजर बहुत ही लिमिटेड सा था. तो हाँ, मेरी स्कूल में सबको ये पता था कि मेरे पापा एक्टर हैं. तो पहले से ही एक तरह का लाइमलाइट था मेरे ऊपर कि एक्टर की बेटी है. या क्लास में खड़ा करके सबको बोलते चलो अपना इंट्रोडक्शन दो, तो उसमें पापा क्या करते हैं भी बोला जाता था तब. तो तब मैं कहती थी मेरे पापा एक्टर है, तो एक क्लास में वो वाली आवाज़ होती थी. तो ये सब तो था ही पहले से. फिर मैंने भी तो मेरे आसपास के किसी के लिए भी ये सरप्राइजिंग या स्पेशल नहीं था कि मैं एक्टिंग करती हूँ. बहुत जाहिर सी बात है कि मैं एक्टिंग करूँगी, ऐसा वाला था कि पापा एक्टर है तो क्लियर ये भी करेगी. बड़ा नेपो किड जैसा साउंड कर रहा है. मैं हूँ देसी नेपो किड. देसी नेपो किड क्योंकि मैं मराठी नेपो किड. देखो, मराठी में ना नेपोटिज्म का कोई काम नहीं होता क्योंकि मराठी में गिन चुनकर इतने ही लोग हैं, हर कोई हर किसी को जानता है
और ऐसा कुछ नहीं होता कि आप नेपो किड हो तो आपको काम मिले, ये नेपोटिज्म का मतलब मराठी में कम्प्लीटली अलग होता है। तो सस्ते नेपो किड्स हैं हम। अच्छा, ये बताइए कि सस्ते महंगे से इतर आपके हम कई अवतार देखते हैं। जब हमारी टीम ने रिसर्च की, आप थिएटर करती हैं अलग अलग भाषाओं में, गुजराती, मराठी, अंग्रेज़ी, हिंदी, ऐड कर रही हैं, फिल्में कर रही हैं, वेब सीरीज़, आप लेडीज़ स्पेशल में थी जी, अभी थेरेपी शेरपी आएगा, और फिर इन सब से इतर आपका एक एंटरप्रेन्योर वाला अवतार है। एक आपकी कपड़े बनाने की कंपनी है जी। ज़रा इसके बारे में बताइए। तो इसका नाम फ्रेश लाइम सोडा है। वो जो हम लोग पीते हैं फ्रेश लाइम सोडा। जी, वो जो हम पीते हैं फ्रेश लाइम सोडा। तो इसका नाम फ्रेश लाइम सोडा इसीलिए है क्योंकि हम सब ने फ्रेश लाइम सोडा पिया है और हम फिर से फ्रेश लाइम सोडा पी सकते हैं। उसमें कोई नॉवेल्टी वाला फैक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें एक फ्रेशनेस है। तो मैं ऐसे ही कपड़े बनाना चाहती थी जो कॉस्ट्यूम पहनने के बाद, पूरा दिन जब मैं कॉस्ट्यूम में होती हूँ, तब जो कॉस्ट्यूम पहनने के बाद जब मैं अपने कपड़े पहनना चाहूँ तो मैं कुछ ऐसा चाहूँ जो पहन के मुझे अच्छा लगे, जैसे जो फ्रेश लाइम soft सोडा हो, पी कर लगता है। तो बहुत एक्सपेरिमेंटल खाना खाने के बाद भी आपको लगता है एक फ्रेश लाइम सोडा पी लूँ। हाँ, तो मेरे कपड़े वैसे होने चाहिए जो अगर आपको कबर्ड देख के समझ में ना आए कि मैं आज क्या पहनूं, मुझे कंफर्टेबल कुछ पहनना है, तो आपका हाथ बढ़े उस कपड़े की तरफ जो आपको जो अच्छा दिखता है और जो कंफर्टेबल होता है। तो मेरे लिए कॉटन, बहुत सटल कलर्स, हैंड ब्लॉक प्रिंटेड कपड़े। लड़कियों के कपड़े बनते हैं इसमें? लड़कियों के कपड़े अब बनेंगे। तो मैं पिछले 1 साल से इसको चला रही हूँ और हम यूनिसेक्स शर्ट्स बनाते हैं शर्ट अब बनती है। तक, और अब लड़कियों के कपड़े हम प्रोटोटाइपिंग में हैं। तो ये कोई स्टोर है ऑनलाइन? ये ऑनलाइन अवेलेबल है। द फ्रेश लाइम सोडा नाम से हमारी वेबसाइट है, thefreshlimesoda.com नाम से, और इंस्टाग्राम पे प्रेजेंस है। तो आप जैसे तो चाहें जैसे shop कर त्योहार सकते का मौसम चल रहा है, कुछ छूट वूट मिलती है? सेल, मुफ्त मुफ्त मुफ्त? हैं। पीरियोडिक सेल्स होते रहते हैं, जैसे हमने एंड ऑफ मॉनसून सेल किया, या फिर हम स्पेशल डेज पे सेल्स करते हैं, जैसे सारे ब्रांड्स करते अच्छा, और आप ऐसे हीरोइन हो तो आप लोगों के लिए तो बड़ा ठीक रहता होगा, आप लोग इन्फ्लुएंसर हो, आप लोगों के बहुत सारे एक्टर दोस्त भी हैं, हैं। तो खूब पब्लिसिटी भी होती होगी इन चीज़ों की। मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग उसको इतना ज़्यादा टैप नहीं किया है। मेरे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स को शर्ट्स भेज के उसकी पब्लिसिटी कराओ, ये मैंने अभी तक किया नहीं है। हम इसको छोटा ही, हम बहुत ही लीन सी कंपनी, हम 2 ही लोग हैं इसमें, मैं और मेरी पार्टनर। क्या नाम है उनका? अक्षरा। अक्षरा, बहुत जी। सुंदर नाम है। तो हम नवरात्र में ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं। देवी का नाम, आपका जी। नाम भी देवी का नाम है, गिरिजा बिल्कुल। पार्वती का नाम है। सो हम दोनों ही मदर्स भी हैं फुल टाइम, जी। हम दोनों अपने अपने प्रोफेशंस में भी बिजी हैं, साथ में ये भी करते हैं। फ्रेश लाइम। तो इसको जितना हमसे हो सके उतना ही इसको वैसे ही चलाया जा रहा है। वी वांट टू ऑलवेज कीप इट वेरी पर्सनल, वेरी स्मॉल, वेरी इंटिमेट इन अ वे, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी स्पेशल प्रोडक्ट फॉर अस। तो या दैट्स व्हाट आई वांट। और इन सब से बच के फिर आप भरतनाट्यम के लिए समय निकालती हैं? भरतनाट्यम के लिए मैं समय नहीं निकाल पा रही हूँ, वेरी ऑनेस्टली। मैं चाहती हूँ कि मैं कंटिन्यू करूँ। मैंने बचपन में सीखा था, फिर मैंने बीच में थोड़ा और सीखा था। मैं ध्रुपद सीखती हूँ और उसके लिए मैं बिल्कुल समय निकालती हूँ। 1 सेकेंड, मतलब मैं पर्याप्त दुख रोता हूँ इस बात का कि समय की कमी है जी। है ना। लल्लन टॉप की संपादकी, इंडिया टुडे हिंदी की एंकरिंग, मैनेज करना, फील्ड पर जाना, आप ऐड करती हैं, वेब सीरीज़ करती हैं, फिल्में करती हैं, आपका बेटा है, तो मदरहुड अपने आप में एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, जो आप और शाहरुख बात कर रहे थे। जी आप एक कंपनी चलाती हैं फ्रेश लाइम सोडा के नाम से, जी। आपने भरतनाट्यम सीखा हुआ है और आप ध्रुपद सीख रही हैं। जी। कौन हैं गुरु आपके? मेरे 2 गुरु हैं, श्री मनोज सराफ और श्रीमती सुलभा सराफ। ये दोनों ही डागर बंधुओं के शिष्य हैं, ध्रुपद आप केंद्र लोग वो से आए ऐसे हुए। नहीं कि मैंने देखा बहुत सारे लोग गुरुओं के बारे में बात करते हैं तो ऐसे कान छूते हैं। हाँ, करना तो चाहिए। मैंने मन में प्रणाम कर लिया है उनको अच्छा। बात करते हुए उनके बारे में। तो हाँ, वो उज्जैन में रहते हैं दोनों ही और बहुत ही सुंदर गाते हैं, और दोनों की बहुत अलग अलग शैली है ध्रुपद गाने की, और मैं दोनों से सीखती हूँ। तो हम इस बैठकी को गायन से ही समाप्त करते अरे हैं यार। ध्रुपद शैली में। कौन सा राग सुनाएंगी आप हमें? तो हाल ही में मैंने सुलभा जी से बिहाग बिहाग सीखना शुरू किया, जो कई गाने सुनकर आपको लव एट फर्स्ट साउंड हो जाता है ना, जैसे लव एट फर्स्ट साइट होता है, वैसे ओह, आई लाइक दिस टर्म, लव एट फर्स्ट साउंड। वो लव एट फर्स्ट साउंड। तो जैसे ही मैंने बिहाग सुना पहली बार, आई फेल इन लव विथ दैट कॉम्पोजिशन, विद दैट राग। तो ये एक धमार है,
ध्रुपद में धमार को जनरली पखावज के साथ गाया जाता है क्योंकि उसके साथ फिर उपज की जाती है, सो यू प्ले विद द रिदम। तो अब क्योंकि यहाँ पे मैं कोई भी साथ संगत के बिना गा रही हूँ, मैं ऐसे ही आपको धुन सुना देती हूँ जी। कहाँ से तुम मैदा पे आए हो, कहाँ से तुम मैदा पे आए हो, सावन रोचानी विध पग धरत, सावन रोजानी विध पग धरत, डिगमा गात, कहाँ से तुम मैदा पे आए हो। वाह। थैंक यू। ऑन दैट सुरीला नोट इस बैठकी को समाप्त करते हैं। संवाद का सिलसिला चलता रहेगा। गिरिजा जी, आपको भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। दिलचस्प प्रोजेक्ट करती रहें, और ये बड़ा तसल्ली बख्श है कि आप लोग फिल्मों और OTT प्रोजेक्ट से इतर थिएटर भी लगातार कर रहे हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। थैंक यू। आप देखते रहिए ललन टॉप।